हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आती हूँ तब जब मैं अपने वीडियो को एंड कर लेती हूँ। तो यस, मैंने अपने लास्ट वीडियो को एंड किया था एंड लास्टली वी हैव डन चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10th। यस, ऑफ कोर्स आई एम बैक विद द न्यू चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर क्लास 10th एंड दिस इज़ फ्रॉम बायो। तो बायो का चैप्टर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड टर्म का चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों को ये पता चलेगा कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से पहले ये जानना जरूरी है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्योंकि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं तो चलता है, ठीक है, हमको समझना है, इस चैप्टर में हम समझेंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। काम कैसे करना है इट्स ओके, लेकिन काम क्यों करना है ये पहले ज़रूरी होना चाहिए जानना, ठीक है। तो बात ये है कि हर चीज़ का रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन मतलब अगेन एंड अगेन रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो दोबारा से बार बार होता रहना। ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं उसका रीज़न ये होता है कि हम उस चीज़ को और अच्छे से और डेवलप्ड वे में करना चाहते हैं, या हम जब करते हैं तो वो हमको अच्छे से डेवलप्ड वे में मिलता है। तो इसका मतलब तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें भी जब रिप्रोड्यूस होते हैं यंग वंस किसी भी स्पीशी के, तो वो क्या होते हैं, एक नए डेवलप्ड वे में रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब डेवलप्ड वे में रिप्रोड्यूस होने का मतलब तो क्या पहले के लोग डेवलप्ड नहीं थे? ऑफ कोर्स नहीं थे। अगर इफ़ यू विल थिंक अबाउट योर एंसेस्टर्स तो वो डेवलप्ड नहीं थे, वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं थे, मतलब कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बोलें या उनको फिजिकली बोलें, मेंटली बोलें या उनको इकोनॉमिकली बोलें, हम जिस भी वे में लें, हम उनसे बेटर होते होते जो जनरेशन टू जनरेशन जब रिप्रोड्यूस करती है तो वो उनसे ज़्यादा बेटर होते आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो वो अपने एंसेस्टर्स की पुरानी चीज़ और नए एरा को मिक्सचर में बनती है और फिर उसके हिसाब से वो डेवलप्ड वे में सबके सामने आती है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि अर्ली मैंस कैसे थे, आपके एंसेस्टर्स कैसे थे, और जब आप सोचोगे कि हाँ वो तो ज़्यादा वो दिखते तो सेम थे, दो पैर हैं, 2 हाथ हैं, 10 उंगली है, 2 आंखें हैं, सब सेम था, लेकिन क्या हम उनके जैसे दिखते थे? क्या हमारे जो आने वाली जनरेशन होगी वो हमारे जैसे दिखेगी या हमसे ज़्यादा बेटर नहीं होगी? यस, ऑफ कोर्स वो बेटर होगी, है ना। तो ये होता है रीज़न कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। एक नए शुरुआत के लिए, एक नए तरीके से डेवलप्ड वे में आने के लिए, एक नई बुद्धि को लेके आने के लिए, एक नए जनरेशन को लेके आने के लिए, डेवलप्ड जनरेशन ना। तो मतलब कि बोला जाता है ना कि पेरेंट्स से बच्चा 2 कदम आगे होता है, वो सिर्फ डेवलप्ड वे में होता है, और किसी वे में वो बच्चा पेरेंट्स से डेवलप्ड मतलब 2 कदम आगे ऑफ कोर्स नहीं होगा, पेरेंट होते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म के जनरेशन की, उसी पे आते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, ये बडिंग का है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बडिंग। तो हम इसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब भी पढ़ेंगे हम। उसके बारे में रिप्रोडक्शन टाइप्स कितने होते हैं वो भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, उसमें प्लांट्स में भी पढ़ेंगे, और फिर बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम इस चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा आपका कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। इट्स अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स द बर्थ टू देयर यंग वंस एंड मतलब मेक द मेंटेनेंस बिटवीन द जनरेशन एंड जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कि जब आप यहाँ पे हैं, अगर आप अपने एंसेस्टर्स की पिक्चर देखेंगे, पापा की, दादा की, परदादा की, उसके परदादा की, उसके परदादा की, जब आप पिक्चर्स देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि हाँ ऑफ कोर्स वो जो जनरेशन थी और अब जो जनरेशन है वो फोटो देख के ही समझ में आता है कि कितनी डेवलप्ड हो गई, चाहे वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ ईटिंग हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग हो, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ अर्निंग हो, है ना। तो हर किसी में एक डेवलप्ड वे से निखर के उभर के आने को रिप्रोडक्शन का सही मायने बोला जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल्स को बर्थ देता है, सेम स्पीशी को बर्थ देता है, ऑफ कोर्स सेम स्पीशी को देगा, मतलब जो मंकीज हैं वो मंकीज को ही बर्थ देंगे, जो रैबिट्स हैं रैबिट्स को ही देंगे, जो पर्सन है ह्यूमन बींग्स है वो ह्यूमन बींग्स को ही देंगे, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो थोड़ा डेवलप्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए भी नेसेसरी है, वो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी के लिए भी है। तो जैसे कि
अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग एक्सटिंक्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि डेवलप्ड तो चलो डेवलपमेंट नहीं देखना है, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपका आगे वाली जनरेशन भी तो नहीं आएगी ना, वो भी तो बहुत बड़ी इफेक्ट होगी। तो इसका मतलब वो जो साइकिल है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हर एक स्पीशी का रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, हर एक स्पीशी का साइकिल में मेंटेनेंस ज़रूरी है, हर एक स्पीशी को एक्सटिंक्ट होने से बचाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि एक्सटिंक्ट वाले कोई कौन कौन से बर्ड है, डोडो है हमारी, ठीक है, चीता है, जैसे डायनासोर है, ये सब एक्सटिंक्ट होते हैं। चीता तो होने वाला है अगर नहीं बचा तो, लेकिन ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को भी कोई इसी तरह से देखे कि ह्यूमन बींग एक्सटिंक्ट हो गया? ऐसा होगा नहीं। अगर होता तो फिर बात ही क्या, फिर हम तो बोलते ही नहीं ना कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो उसकी वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स आ गए हमारी कंट्री में, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट कम बैक टू द टॉपिक कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वो उसके रिप्रोडक्शन स्पीशी के सर्वाइवल के लिए और उसकी पॉपुलेशन के इंक्रीमेंट के लिए, ज़्यादा नहीं बट हाँ इंक्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है और फिर एक टाइम आएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस। अब आते हैं कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपी ऑफ देमसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ऑर्गेनिजम्स अपनी कार्बन कॉपी को क्रिएट करते हैं? ऑफ कोर्स करेंगे। डीएनए आपने सुना होगा, ठीक है। डीएनए में क्या होता है कि डीएनए मेक्स प्रोटीन एंड प्रोटीन मेक्स बॉडी। तो मतलब आपकी जो बॉडी बनी हुई है वो पूरी की पूरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है, आप समझ लीजिए। अब ये डीएनए का जो फॉर्म आया है, अब हम इसमें बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपने XX और XY क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आपने XX और XY क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा होगा। तो ये सब क्या है, इनमें कैरेक्टर्स होते हैं, 23 के पेयर होते हैं। इसका मतलब एक में XX में 46 क्रोमोसोम और XY में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हमको कॉपी बनानी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना है, तो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, तो मेल का एग और मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, ये दोनों का जब हम लोग रिप्रोड्यूस कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, तो जायगोट फॉर्म होता है। तो ये कैसे कराते हैं? ये 50-50% लिया जाता है, मतलब 23 कैरेक्टर्स XX के, 23 कैरेक्टर्स XY के, तो ये टोटल मिला के हो गए 43 क्रोमोसोम्स एंड 23 इन पेयर। दे जस्ट मतलब फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म जायगोट, और जायगोट से बनता है क्या? एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये पूरी सिचुएशन होती है, फीमेल का 50%, मेल का 50%, दोनों को मिला के 46 क्रोमोसोम जो कि 23 इन पेयर होते हैं। एंड देन दिस जायगोट बड़ा होते होते बनता है, मतलब दिस जायगोट कम्स टू एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और डीएनए के बारे में मैंने बताया। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं डीएनए का, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसका फुल फॉर्म आना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, this molecules in the chromosome that is in the nucleus is responsible for the transfers of the character from generation to generation बोल दो, या reproductive cell बोल दो, या parents से बोल दो, अपने ऑफस्प्रिंग में जाता है। मतलब 50% कैरेक्टर आपका मेल का, 50% कैरेक्टर आपका फीमेल का जब अंदर जाएगा और बनेगा एक छोटा सा यंग वन, तो उस यंग वन में दोनों की कैरेक्टर्स आएंगे, पेरेंट की, दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स आएंगे, और उस कैरेक्टर के अलावा भी उसकी खुद की कोई न्यू कैरेक्टर होगी जो कि उसके डेवलपमेंट में काम आएगी। मतलब वी आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स, बट वी डू नॉट फॉलो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ देम, है ना। अगर हम वैसे के वैसे पूरे पैदा हो जाएंगे तो फिर डेवलप्ड क्या रहा? कोई तो डेवलपमेंट दिखेगा ही नहीं। फिर तो हम अपने एंसेस्टर्स की तरह ही क्यों ना दिखने लगे, है ना। तो बात यह है कि जब यंग वन आता है तो एक नए कैरेक्टर को लेके आता है, एक नई जनरेशन को लेके आता है, एक नए डेवलपमेंट को लेके आता है, ठीक है। तो ये था अपने ऑफस्प्रिंग्स में अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने का तरीका, जो कि डीएनए से होता है। तो रिप्रोडक्शन के समय रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, ठीक है, विच सेपरेट इनटू 2 सेल्स, जो कि 2 सेल में सेपरेट होती हैं। अब वो 2 सेल में सेपरेट हो गए तो डीएनए जो कॉपी बनती है वो सिमिलर होती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती।
अगर आप भी अपने पेरेंट और अपनी फ़ोटो रखेंगे, वी आर सिमिलर, बोलेगा कोई पेरेंट अरे ये उसका बच्चा है, ये उसका बेटी है, ये उसका बाप है, ये उसकी माँ है, कोई भी बोलेंगे, ठीक है, नाम लेके। लेकिन क्या वो बोलेंगे कि वो एकदम अपने पेरेंट के जैसा है? नहीं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते ही हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, नहीं तो इसमें डेवलपमेंट दिखता ही नहीं, है ना। तो सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव स्लाइट वेरिएशंस फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स या फ्रॉम देयर पेरेंट, ठीक है। तो ये है, दिस इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू स्पीशीज. So this is the basis of evaluation and the variation in the new species. So हम identical नहीं होते but हम similar for sure होते हैं, ठीक है। तो ये था do organism create carbon copy of themselves का right answer, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में समय से बदलाव बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठहरे हुए पानी में तो मॉस्किटोज भी आ जाते हैं, है ना। तो मतलब बदलाव ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है और वेरिएशन ज़रूरी है। ऑल दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों, देखते हैं चलिए। कि डीएनए कॉपी जो होती है रिप्रोडक्शन के समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको मेंटेन करना, है ना। तो बॉडी की डिज़ाइन कुछ ऐसे बनती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो सर्वाइव करते हैं एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब होता क्या है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। तो जब कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट ही चेंज होता है, किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वाटर लेवल की वजह से, बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास रीजंस हैं कि क्यों हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है। तो जब ऑर्गेनिजम्स नहीं चेंज होंगे तो उसमें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो वहाँ पे रह ही नहीं पाएंगे भाई। उनको जिंदा रहने के लिए उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट आपके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। तो जब तक आप एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, धीरे धीरे वो स्पीशी एक्सटिंक्ट होते जाएगी, है ना। ऐसा होता है एक्सटिंक्शन। तो अगर ये सब वेरिएशन नहीं आए किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी स्पीशी के इंडिविजुअल में, तो वो एबल नहीं होंगे सर्वाइव करने के। अगर हुए, अगर उनमें वेरिएशंस का आया तो वो केपेबल होंगे वहाँ पे सर्वाइव करने में, ताकि जैसा जैसा चेंजेस एनवायरनमेंट में आए वो उनको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएँ, वो उसके हैबिचुअल हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वेरिएशन हर स्पीशी में, हर नई जनरेशन में आता रहे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं दूंगी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो वेरिएशन स्पीशी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ के साथ, और उसका इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है न्यू स्पीशी के लिए। अब मैं आपको बोली थी कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। तो अगर वेरिएशन नहीं आता हम में, आप में, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोगों में, तो क्या हम आज के एनवायरनमेंट में जी पाते? पहले तो मिट्टी के घर में रहते थे, है ना, और एटमॉस्फेयर भी गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, अब ज़्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से भाई, हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा मतलब मिसयूज़ किया है नेचुरल रिसोर्सेज का, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ किया हमने अपने एनवायरनमेंट को, वैसे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बस ले ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले था तो एटमॉस्फेयर बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी हवाएं, मतलब बहुत सारे पेड़, मिट्टी के घरों में भी लोग रह लेते थे, बिना पंखे के भी रह लेते थे। आज की जनरेशन को बोलिए आप, बिना एसी के भी नहीं रह पाते, है ना। आज की जनरेशन बहुत लंबे लंबे, पहले पैदल चल के अपने गुरुकुल पहुंचते थे, अपने विद्यालय पहुंचते थे, पुस्तकालय होता था तो वहाँ पहुंचते थे। आज बोलो आप बाजू वाले शॉप में नहीं जाएंगे बच्चे बिना साइकिल या गाड़ी के। तो क्या हुआ, चेंजेस आए ना। आज की जनरेशन में अगर वैसा चेंज नहीं आता, पेरेंट के जैसे होते, तो अगर हम पूरी पेरेंट की तरह से होते, डेवलप होते ही नहीं, तो क्या हम आज के चेंज में रह पाते? बिल्कुल नहीं रह पाते। वो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। फिर उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती उनके हेल्थ से रिलेटेड। तो क्या हुआ, चेंजेस अगर समय में आया तो हम में भी आया, हम में चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आया, हमने एक दूसरे को एडजस्ट किया, एंड नाउ वी आर अलाइव, है ना। तो ये होता है चेंज को एक्सेप्ट करके एडजस्ट करना और उसके हैबिचुअल हो जाना, तो ताकि हमारी जो न्यू स्पीशी है वो भी उसी तरह से खड़ी हो पाए, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कैसे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमको एडजस्ट होना है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना अपने यंग वंस को बोलते हैं, बेटा अभी तो तुम लोग ये कर ले रहे हो, आगे जब तुम लोग की ग्लोबल वार्मिंग की तरफ पूरा एनवायरनमेंट जाएगा ना, तब देखते हैं कि तुम लोग कैसे उसमें रेजिस्ट कर पाते हो।
तो यही है बस, अगर न्यू जनरेशन आई और वो ग्लोबल वार्मिंग से रेजिस्ट नहीं कर पाई या वहाँ के आगे वाले एनवायरनमेंट से रेजिस्ट नहीं कर पाई या उसके हैबिचुअल नहीं हुई, तो होगा क्या, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशी, है ना। तो बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, बहुत ज़रूरी है वेरिएशन, बहुत ज़रूरी है वेरिएशन के साथ डेवलपमेंट फॉर द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। मैं जाऊंगी पहले, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में है आपका दो टाइप, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में हम क्लास 8th में भी पढ़े, 9th में पढ़े, 9th में पढ़े कि नहीं, 8th में तो फॉर श्योर पढ़े। तो है क्या, 2 टाइप्स का रिप्रोडक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल में भी रिप्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल्स का, और वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से हो जाता है। मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था डीएनए का, जिसमें 50% मेल और 50% फीमेल के कैरेक्टर्स आते हैं। एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट से न्यू जनरेशन को या न्यू इंडिविजुअल को बर्थ मिल जाता है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल के टाइप्स, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेक्सुअल, इसमें 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरी है इन्वॉल्वमेंट, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है। उसमें दोनों ही पेरेंट ज़रूरी हैं, तो दैट इज इन्वॉल्व फॉर दिस। एसेक्सुअल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब बडिंग क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोजायरा, देन हम पढ़ेंगे इसमें कि ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। हम इसमें सब कुछ पढ़ेंगे, इनकी सारी की सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले 2 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में समझाना ज़रूरी है। एक सेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, और सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं हम फिजन के बारे में। फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यस ऑफ कोर्स, हमने अभी अभी बताया आपको, जिसमें कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और वो फॉर्म करता है 2 न्यू इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो फिजन एक रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और वो फॉर्म करता है 2 न्यू इंडिविजुअल्स को। फिजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, बाइनरी मतलब 2 और मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है देख लेते हैं। बाइनरी फिजन इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है और फॉर्म करते हैं 2 इंडिविजुअल्स को। फिर फर्स्ट जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है वो फॉर्म करता है 2 और न्यूक्लियाई को, ठीक। एंड देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियस को फॉर्म करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है होता है और वो फॉर्म करता है 2 डॉटर सेल को, 2 छोटे छोटे सेल्स को, ठीक है। जिसको एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम ले लीजिए, जितनी बार वो करते हैं वो उतनी बार डिवीजन होता है, और वो जो डिवीजन होता है उन सेल्स का वो फॉर्म होता है, वो किसके फॉर्म में होता है, बाइनरी फिजन के फॉर्म में, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल एक ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होता है मैनी डॉटर सेल्स में। एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है इन द फॉर्म ऑफ मैनी, ये देखिए आप, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ मैनी में, मैनी फिर डिवाइड हुआ और फिर में, और इस तरह से वो डिवीजन मल्टीपल होता जाता है, जिसमें कि मलेरियल पैरासाइट का एग्जाम्पल है। मलेरिया के जो पैरासाइट हैं वो इस तरह से मल्टीपली डिवाइड होते हैं और वो पैरासाइट्स पूरी बॉडी में फैलते हैं और जिसकी वजह से मलेरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेशन है फिजन का वो होता है मल्टीपल फिजन। यहाँ पे तो एक ने 2 को बनाया, साइटोप्लाज्म ने भी 2 डॉटर सेल और न्यूक्लियस ने भी 2, ठीक है। मल्टीपल ने एक को मैनी डॉटर सेल्स में डिवाइड कर दिया, अब मैनी और मैनी में डिवाइड हो जाती है। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि और एड ऑन होते जाना। तो ये है फिजन के 2 टाइप, ठीक। अब आते हैं बडिंग में। फिजन हो गया एसेक्सुअल, बडिंग में आते हैं। बडिंग इस मेथड में एक बड लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि फॉर्म होता है बॉडी के ऑर्गेनिज्म में। ये देखिए, ये बड है ना, बड मतलब एक छोटी सी कली, ये फॉर्म हुई, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ऐसे सेपरेट होते जाते हैं, दिस बर्ड देन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये देखिए, ये बड़ा होते गया, ये और बड़ा हुआ, ये सेपरेट हो गया, सेपरेट होके ये कट गया। देखिए ये बड़ा, ये बड था, ठीक है, बड से ये बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद ये इसकी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि वो गिरने लगता है और वो अपने आप ही अपनी जो मेन बॉडी होती है, ठीक है, उससे वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है, वो डिटैच हो जाता है अपने आप ही। इसको बडिंग बोलते हैं। ये किया क्या इसने,
प्रोजेक्शन लाइक आया, ये फॉर्म हुआ, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का, फिर ये डेवलप हुआ, डेवलप होकर न्यू इंडिविजुअल में बन गया। ये अब जो गिरा है ना, ये कोई सड़ के नहीं गिरा है, ये दोबारा बनने के लिए गिरा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से सेपरेट हो चुका है ये, और फिर ये फॉर्म करेगा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। जैसे कि एग्जाम्पल हाइड्रा और यीस्ट, हाइड्रा और यीस्ट में ऐसा होता है, ये एग्जाम्पल है बडिंग का। हाइड्रा और यीस्ट में ये ऐसे टाइप का क्या होता है, फिजन होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये सिंगल सेल है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है और ये रिजर्व फूड बॉडी है, ठीक है। ये बडिंग आई, ये बडिंग इसमें डेवलप हुई, ये डेवलप होके वापस से क्या हो गई, डिटैच हो गई, और आप जब डिटैच हुई तो वापस से अपना न्यू इंडिविजुअल बना रही है फॉर द फर्दर क्या, डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी, और इससे बनेगा नए नए इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये है बडिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेट होना, ठीक है। अब ये क्या है, इस मेथड में जब बॉडी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर वो कट हो जाती है या ब्रोक हो जाती है, वो न्यू इंडिविजुअल को अपने आप ही पैदा कर लेती है, ठीक है। मतलब कि आपका अगर बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसे कटा, मतलब आपका मतलब किसी भी, मतलब हाइड्रा एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्लेनेरिया एग्जांपल ले लेते हैं, स्टारफिश एग्जांपल ले लेते हैं, इनके बॉडी का पार्ट कुछ भी अगर डिटैच होता है या टूटता है तो वो नए इंडिविजुअल को क्या कर देता है, पैदा कर लेता है। देखिए आप, ये पूरा इंडिविजुअल था, इसके पार्ट्स कटे, कहीं से भी कटते हैं ना, अगर कहीं से भी, तो वो दोबारा बन जाता है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब एक भी हिस्सा कटने के बाद या टूटने के बाद या डिटैच होने के बाद वेस्ट नहीं हुआ, उसने एक अनदर इंडिविजुअल बना लिया, ठीक है। तो इस टाइप के ये भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस ही है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइड्रा का फिर एक एग्जांपल है। हाइड्रा में एम्पुटेशन हुआ है, फिर ये रीजनरेशन हुआ है दोनों का। ये देखो दोनों कट गए बीच से, फिर इसने एक अलग बनाया अपना, इसने एक पूरा अलग बनाया, और जब ग्रोथ हुआ तो वापस से पहले जैसा हाइड्रा दिखने लगा, ठीक है। तो ये है रीजनरेशन का बढ़िया सा एक एग्जाम्पल जो आपके सामने मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंट्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल लेंगे, है ना, कुछ इसी तरह का प्रोसेस हुआ है क्योंकि। तो इस मेथड में बॉडी का एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। द बॉडी ऑफ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी बॉडी जिसमें मल्टी सेल्स हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने उठाया, उसको ब्रेक किया छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ऑन मैच्योरेशन, जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो होता है वो एक फ्रेगमेंट एक प्रॉपर इंडिविजुअल में क्या हो जाता है, चेंज, डेवलप हो जाता है। तो इसके छोटे छोटे हमने ये एक पूरा प्रॉपर ले लिया फ्रेगमेंटेशन, स्पायरोजायरा है, ये पूरा स्पायरोजायरा है। इसका न्यूक्लियस, सेप्टा, स्पायरल, फ्लोरोप्लास्ट हमने सब देख लिया। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो और फिर ये डेवलप हो जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में। तो ऐसा जब होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही बता रहा है भैया कि फ्रेगमेंट्स के बाद एक न्यू इंडिविजुअल्स का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई। न्यू इंडिविजुअल में वो क्या हो गया, बॉडी डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स देख रहे हैं आप, ये प्लांट है ना, ये इसकी रूट्स हैं, ये है, ये स्पोर्स हैं उसके, ठीक है। ये देखिए स्पोर्स, ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोर्स हैं, और ये है उसका जर्मिनेटिंग स्पोर। जर्मिनेशन का मतलब तो आप समझते होंगे अंकुरित होना, है ना। अंकुरित आप समझते हैं कि जब हम रात को जब हम लोग कोई ऐसे अंकुर होने वाली, जैसे कि बोल लीजिए आप ग्रीन वाली जो दाल होती है, फुल वाली दाल, ठीक है, एक होती है ब्लैक वाली दाल, एक होती है चने छोटे छोटे, ठीक है, काले वाले जो चने होते हैं, उन सबको रात को भिगा दिया अच्छे से, उसको एक पूरे दिन भिगा दिया, रात को अच्छे से उसको कपड़े के अंदर सबको मिक्स करके डाल दिया। जब सुबह आप देखेंगे ना, बंद कर दिया, मतलब अच्छे से, है ना, एयर टाइट, मतलब समझ लीजिए आप उसको गर्मी आनी चाहिए। जब आप सुबह देखेंगे ना, उनके पीछे से छोटे छोटे से टेल्स निकल जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो जर्मिनेटिंग स्पोर बोल रही हूँ ना मैं, उसकी बात, वो जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। और वो वाला ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी होता है, वो खाइएगा ज़रूर, अगर आप नहीं खाते हैं तो एक बार ट्राई करिएगा,
ठीक है, तो ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो कैसे ये वाला भी फॉर्मेशन होता है। तो इस मेथड में स्ट्रक्चर में, ये मेथड में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। प्रोड्यूस कर रहे हैं छोटे छोटे सेल्स जिसको कि स्पोर्स बोलते हैं। फिर ये स्पोर्स एक कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्ट सरफेस के। वह मॉइस्ट सरफेस था जिसको मैंने बोला ना अच्छे से बंद करके रखो, वो तो गीले हैं, है ना, वो पूरे भीगे हुए थे सारे दिन, जो कि मैंने एग्जांपल दिया। फिर आप उसको निकाल के सुखा थोड़ी रहे हैं, वो गीले हैं, उसके अंदर पानी जा चुका है। अब आप उसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, मॉइस्ट वाला सरफेस दे रहे हैं। फिर वो होता है छोटे छोटे डेवलप करते हैं, क्या, जर्मिनेशंस होते हैं उसमें। तो ये न्यू इंडिविजुअल्स को जर्मिनेट करते हैं वो तब, और फिर उसका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है स्पोर फॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है, और इसमें है आपका एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। तो मैं जो आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ या मैं जो आपको डेफिनेशन बता रही हूँ ना बेटा, इसको समझना भी है और इसके एग्जांपल्स भी दिमाग में बिठा के रखने, नहीं तो ये चैप्टर किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन एक और एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव का मतलब ही वेजिटेबल से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स आ रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव पार्ट्स उसी प्लांट के, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब ये सभी पार्ट्स काम आएंगे इंडिविजुअल्स को क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए। तो रूट से तो बनता है ना, रूट्स, किसी की भी जड़ लगा दो आप प्लांट की तो वो तो पूरा प्लांट पैदा करेगा ही करेगा, ये तो ऑफकोर्स है ना, इसमें कोई नई बात है नहीं, लेकिन समझने वाली बात जरूर है। तो रूट से क्या बना? डहलिया, स्वीट पोटैटो, ये जो है ना, ये सारे ये प्लांट्स ये रूट से बनते हैं, ये रूट से होते हैं। स्टेम से कौन कौन से होते हैं? पोटैटो और जिंजर, ठीक है। और लीफ से कौन से होते हैं? ब्रायोफिलम और बेजोनिया। तो मतलब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसका रूट्स, स्टेम और लीफ सब काम आता है, ठीक है। और फिर उनसे कुछ कुछ अलग अलग टाइप के प्लांट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक क्या एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अब हमने प्लांट्स प्रोड्यूस किए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के उससे, दे प्रोड्यूस फ्लावर, है ना, दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज। Vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seeds. जो सीड्स से प्रोड्यूस हो चुके हैं वो अब फ्रूट्स और फ्लावर्स भी ला रहे हैं, और ये हेल्प करता है आपको प्लांट्स के प्रोपेगेशन के लिए, मतलब प्लांट्स के बढ़ने के लिए। और विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, वो दोबारा से सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे कि रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, बनाना हो गया, ये किससे आए हैं? स्टेम से हैं। स्टेम, आप रोज के प्लांट की स्टेम तोड़िए, आपको उसकी जड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप रोज प्लांट की स्टेम तोड़िए, उस स्टेम को किसी और मिट्टी में लगा दीजिए, वापस से प्लांट होगा। क्या वो स्टेम ने सीड को दिया? नो, उस स्टेम ने फ्लावर्स और लीव्स को ले आया। फ्रूट ले आएगा, कोई फ्रूट है, हर फ्रूट नहीं होता है कि उसके बनाना का सीड नहीं होती है ना, रोज की सीड नहीं होती है, जैस्मिन की सीड नहीं होती है, ठीक है। ये पैदा हो चुके हैं, अब वो आगे अपने प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक बहुत सारे अच्छे छोटे छोटे एग्जाम्पल, बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को आर्टिफिशियली भी किया जाता है, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल है इसके, कटिंग है। तो ये सब भी हैं आपके पास क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जाम्पल। अब लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग क्या है ये देख लेते हैं। कटिंग क्या होती है? कटिंग, अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी रोज का। स्टेम का कुछ पार्ट कट कर लो और उसके एंड को आप डाल दो और वो न्यू प्लांट लेके आएगा जब वो मॉइस्ट सॉइल के अंदर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल रोज, मैंने रोज का एग्जाम्पल दिया था। लेमन, लीची, गुआवा, मैंगो, ये सब एग्जाम्पल हैं उसके। मतलब आप एक स्टेम को काट रहे हो, उसको मॉइस्ट सॉइल में अंदर वापस से दबा, मतलब वो कर रहे हो, सो कर रहे हो, और फिर वो अच्छा सा प्लांट निकल के आ जाएगा। इसमें आपको सीड की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको बोलते हैं कटिंग मेथड। ग्राफ्टिंग क्या है? स्टेम ऑफ प्लांट कट, स्टेम ऑफ जो प्लांट है उसको कट कर लो और फिर उसको फिट कर दो दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लांट के साथ और कवर कर लो उसमें ग्राफ्टिंग वैक्स, ठीक है। इसमें ग्राफ्टिंग वैक्स कवर कर लो एक स्ट्रॉन्ग प्लांट के साथ रख के। तो वो क्या करेगा? देखिए, वो
वो फिर से न्यू जनरेट हो जाएगा, है ना, न्यू जनरेट प्लांट हो जाएगा, प्लांट न्यू वाला प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ये सब ऐसे ही पैदा होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सियॉन है और ये स्टॉक है, इन दोनों को साथ में ऐसे जोड़ा, दोनों को क्या किया, वैक्स के साथ अच्छे से लपेट लिया और फिर ये वापस से प्लांट बन जाएगा। लेयरिंग क्या होती है? लेयरिंग, स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंड डाउन, स्टेम ऑफ द प्लांट को नीचे से दबाओ, ठीक है, अंटिल इट टचेज द सॉइल, जब तक वो सॉइल को क्या ना कर ले, टच ना कर ले, ठीक है, तब तक उसको ऐसे पूरा मोड़ के रखो। फिर क्या होगा, द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप्स रूट्स, जैसे ही वो स्टेम एक बार कट हो जाएगा आपके वैसा वाला प्रोसेस करने के बाद, वो कट हो जाएगा, वो वापस से सॉइल के अंदर ऐसे मजबूती से पकड़ लेगा खुद को जैसे कि रूट्स पकड़ते हैं, ठीक है, और वो फिर ग्रो करेगा एक न्यू प्लांट को। ऐसे प्लांट कैसे वाले होते हैं? लेमन, रोज, जैस्मिन, ये सब उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो कटिंग और लेयरिंग दोनों से ही आपका रोज़ प्लांट तो बहुत इजीली आ रहा है, मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि हर घर में रोज़ का प्लांट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए तो आपको किसी जड़ की ज़रूरत नहीं, किसी सीड की ज़रूरत नहीं, आपको तो किसी के स्टेम की ज़रूरत है, बस उसको लाइए और लगा दीजिए, गाड़ दीजिए, दोबारा से हो जाएगा। ठीक है। टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं मेंटेन या ग्रो करने के लिए, किसको? प्लांट सेल्स और टिश्यूज़ को, ठीक है, या फिर ऑर्गन्स को जो कि स्टेराइल कंडीशन में आते हैं न्यूट्रिएंट कल्चर के साथ, जिसको बोलते हैं कंपोजिशन, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स हैं जो कि मेंटेन होती हैं किसी न्यू जनरेशन को या किसी न्यू न्यूट्रिएंट कल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका टिश्यू कल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल समझने ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक ये सेक्सुअल पढ़ रहे थे ना, अब सेक्सुअल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या होते हैं? ये ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, हर पार्ट तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा ना किसी यंग बेबी को, तो उनके कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिसका रिप्रोडक्शन होता है। तो हुआ क्या? स्टेमन एंड पिस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होने के चक्कर में भूल जाते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा वाला है। ठीक है, तो हमने क्या किया? स्टेमेन और पिस्टल को लर्न कर लिया। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। स्टेमेन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे कि एग और स्पर्म होता है ना हमारा कैरेक्टर्स, मतलब क्रोमोसोम्स जो हमारे एग और सेल की बात करते हैं, जो फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, किसमें? ह्यूमन बींग्स में। यहाँ पे भी होता है भाई। स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पोलन ग्रेन्स, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन रिप्रोड्यूस करता है किसमें? एंथर में। ठीक है, जो कंटेन करता है मेल जर्म को, जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। ठीक है, मेल जर्म सेल को कंटेन करता है जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। पिस्टल जो होता है फ्लावर का, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स को, और ये क्या प्रोड्यूस किया था? स्टेमन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, और पिस्टल प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स को। किसके अंदर? ओवेरी के अंदर। वो किसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स को? एंथर के अंदर। ठीक है, विच कंटेन फीमेल जर्म सेल, और फीमेल जर्म सेल को फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो स्टेमन और पिस्टल जो है वो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। फ्लावर का स्टेमन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और उसको वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को एंथर के अंदर। पिस्टल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वो प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स को ओवेरी के अंदर। ठीक है, और जिसमें कि फीमेल जर्म सेल होता है जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, और मेल जर्म सेल्स को मेल गैमेट बोलते हैं। इतना कंप्लीट। ये आपका फ्लावर का जो है वो क्या है? डायग्राम है। पिस्टल देखिए, पिस्टल स्टाइल कैसे दिखते हैं, ये ऐसा। स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा एंड ओवेरी। ठीक, ये पार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। इन पार्ट्स को आपका क्या करने आएगा? लेबलिंग करने आएगा। फिर स्टेमन है, एंथर है, यहाँ पे देख लीजिए आप एंथर, ये फिलामेंट है इसका। ये पेटल, पेटल का मतलब होता है पत्ती, लीफ पत्ती, फ्लावर की पेटल मतलब फ्लावर की लीफ। ठीक है, ये वाली लीफ नहीं, ग्रीन वाली नहीं, फ्लावर पेटल मतलब फ्लावर की पत्तियाँ। ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लीफ। ओके, देन ओव्यूल विथ एम्ब्रियोसेक, ये ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियोसेक है। ये सेपल है, ये रिसेप्टिकल है, और ये क्या है आपका? पिडनकल। ठीक है,
ये पूरा है आपका फ्लावर का डायग्राम जिसमें हर एक चीज़ लेबलिंग हुई है। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है, जिसमें हमने सारे इसके बारे में बताया कि कौन सा पार्ट कहाँ है। तो हम आगे पढ़ सकते हैं कि कौन से पार्ट के क्या फंक्शन है। आगे चलते हैं हम पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या था? एंथर था जिसमें पोलन ग्रेन्स आकर के क्या होती हैं, रिप्रोड्यूस होती हैं। तो एंथर से स्टिग्मा में जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है वो होता है फ्लावर का जब, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब एंथर से स्टिग्मा में जाने वाली जो चीज़ है वो क्या है? एंथर से स्टिग्मा में जाने वाली जो चीज़ है फ्लावर की, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, याद रखिएगा आप ये कब, ये कैसे होता है? क्या मैं और आप मिलकर के ये सब करवाएंगे? ऑफ कोर्स नॉट भाई, हम कैसे करवा सकते हैं फ्लावर में, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होता है बिकॉज ऑफ विंड, वाटर, इंसेक्ट्स। ये सब काम इंसेक्ट्स करते हैं, या वाटर की वजह से होता है या विंड की वजह से होता है, ये खुद ब खुद होता है, ठीक है। इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसे ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, लेकिन फ्लावर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं जैस्मिन का स्टिग्मा रोज के एंथर में जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सेम फ्लावर में जब होता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लेकिन अगर ये ट्रांसफर होता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा या एंथर में, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और जब ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है तो ये किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स, विंड्स या वाटर के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन वाला। देखिए ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर का, और ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन का, ठीक है, जो वन फ्लावर से अनदर फ्लावर में आ रहा है। देखिए ये इंसेक्ट है ये यहाँ पे बटरफ्लाई सक कर रही है उसको जूस को, फ्लावर के जूस को, और जब ये वापस यहाँ आती है इनकी वजह से ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एंथर टू सिग्मा का पोलन ग्रेन्स का जो ऐसा ये ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफर करने का तरीका है, वो विंड, वाटर या इंसेक्ट्स की वजह से होता है। तो पॉलिनेशन पढ़े हमने कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज द पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़े और सेल्फ पॉलिनेशन पढ़े। जो सेम फ्लावर में ऐसा कुछ होता है एंथर टू स्टिग्मा का ट्रांसफर, वो होता है सेल्फ, और जो डिफरेंट फ्लावर में होता है वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया पॉलिनेशन के बारे में। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पोलन ग्रेन, आफ्टर द पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू सिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाती हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये पास किससे होता है? स्टाइल के थ्रू, STYLE, ये स्टाइल के थ्रू पास होता है और एंटर करता है ओवरी या ओव्यूल में, ठीक है। तब ये ओव्यूल जो होता है, जो कि मेल जर्म सेल है, मेल गैमेट जो है वो फ्यूज होता है फीमेल जर्म सेल में, जिसको फीमेल गैमेट बोलते हैं, और ये भी जायगोट फॉर्म करता है भाई, इसका भी जायगोट फॉर्म होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन zygotes divide several times and forms the embryo। बहुत बार, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये बहुत बार डिवाइड होता है और फॉर्म करता है, किसमें? एम्ब्रियो को फॉर्म करता है, विच देन डिवाइड्स इनटू, और तब ये बाद में सीड के फॉर्म में डिवाइड होता है या फिर ओवेरी में डेवलप होता है, एंड ओवेरी में डेवलप होने के बाद ये दे डेवलप इनटू अ फ्रूट। ये सीड तब वो फ्रूट बनता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन में, जो कि आपको देखना है इसके थ्रू, ठीक है। अब ये सब ये आपका क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, कैसे जर्मिनेट होता है। देखो ये पोलन ग्रेन्स कैसे स्टिग्मा में जनरेट होते हैं। यहाँ पे मेल जर्म सेल है, ये पोलन ट्यूब है, ये पूरी, ये ओवेरी है, इसी के अंदर फीमेल जर्म सेल होता है, और यहीं पे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है, ठीक है। तो ये है आपका एक फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल। तो ये था बहुत सारा एक्सप्लेनेशन टिल दिस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आगे हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन के एक्चुअली रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में
तो आपको मेरे साथ क्या करना है, ऑफकोर्स बने रहना है भाई। यहाँ पे पेन पेपर की जरूरत है, बट अभी नहीं बोलूंगी, जब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑन सम अदर वर्कशीट, देन आई विल आस्क यू टू ब्रिंग योर पेंसिल एंड पेन और पेपर, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बने जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।